Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर 18 द यूनिवर्स. सो अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो आप जहाँ रह रहे हैं आप एक यूनिवर्स में रह रहे हैं. ओके, सो यूनिवर्स एक्चुअली बहुत ही वास्ट है और अभी भी यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ें पता नहीं चली हैं, अभी भी स्टडी चल रही है. एंड वी कैन से दैट यूनिवर्स का 1 से 2% तक ही अभी तक हमको पता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट. सो सबसे पहली चीज़, व्हाट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. सो जब हम दिन में आसमान में देखते हैं तो प्रिटी ऑब्वियस है, हमको केवल सूरज दिखाई देता है, सन दिखाई देता है. ऐसा क्यों है? तो रात को फिर जो बाकी के स्टार्स जो हमको दिखाई देते हैं या जो बॉडीज दिखाई देती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, वो कहाँ से आ जाती हैं रात को? क्या वो दिन में कहीं रूम में छुप जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दिन में भी वहीं रहती हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि सूरज की रोशनी जो होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उसके कारण जो बाकी की हेवनली बॉडीज होती हैं वो दिन में हमें दिखाई नहीं देती हैं. ठीक है, बट जब आप रात को देखते हैं क्लियर नाइट में, जब क्लाउड्स नहीं होते हैं, सो उस वक्त आप आसमान में मून देख सकते हैं जिसको हम चांद कहते हैं. बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं आपको ट्विंकल करते हुए. मे बी आपके एरिया में उतने स्टार्स ना दिखते हो क्योंकि आजकल पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिसके कारण वहाँ पे क्लाउडीनेस सा फॉर्म हो जाता है एंड द स्टार्स आर नॉट मच विजिबल टू अस इन द स्काई. आप एक फिक्स स्टार को कुछ रातों तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टार है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट एक्चुअली में स्टार की पोजीशन फिक्स्ड रहती है. स्टार अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता क्योंकि आप धरती पे रह रहे हो और धरती जो है वो मूव करती रहती है अराउंड द सन. सो क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है धरती पे, तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट एक्चुअली स्टार की पोजीशन फिक्स है, आपकी पोजीशन चेंज होती है धरती पे. तो एक्चुअली आपकी कार चल रही है बट आपके आसपास की पेड़ और बिल्डिंग्स देखोगे ना तो हमें ऐसा लग रहा होता है वो भी चल रही हैं हमारे साथ. ठीक है, तो जितना आप उधर जा रहे हो वो बिल्डिंग्स उतना पीछे जा रही है, बट एक्चुअली बिल्डिंग्स पीछे नहीं जा रही होती, आपकी कार आगे जा रही होती है. द सेम हैपन्स ओवर हियर ऑल्सो. ना और भी कुछ ब्राइटली हेवनली बॉडीज जो हैं जो कि आपको आसमान में दिखती हैं बट वो ट्विंकल नहीं हो रही होती हैं. ठीक है, अब स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है और बाकी हेवनली बॉडीज जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. प्लैनेट्स को हम हिंदी में ग्रह भी कहते हैं. जनरली जब आप रात को आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो आपको चांद दिखता है, बहुत सारे सितारे दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो आपको दिखती हैं, जैसे कॉमेट्स होते हैं, और दिन में आपको सन दिखता है. सो ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख पाते हैं इनटू द स्काई, उन सबको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या फिर हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. और इन्हीं की जो स्टडी होती है उस सब्जेक्ट को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स जो होता है उसी के अंदर सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो यूनिवर्स एक समझ लो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यूनिवर्स है. यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत सारे स्टार्स हैं और जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, वो मिलके, जैसे इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक स्कूल जो है ना उसको मान लो यूनिवर्स है वो. ठीक है, अब स्कूल के अंदर आपके डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो केजी में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 3rd में हैं, कुछ स्टूडेंट्स 9th में हैं, कुछ स्टूडेंट 12th में हैं. सो वो जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे 3rd में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं गैलेक्सी. ठीक है, सो 3rd ग्रुप के स्टूडेंट्स एक गैलेक्सी बना रहे हैं. ठीक है, 5th ग्रुप के स्टूडेंट्स एक गैलेक्सी बना रहे हैं, 12th ग्रुप के स्टूडेंट्स एक गैलेक्सी बना रहे हैं. अब गैलेक्सी के अंदर भी आओगे तो आपके सोलर सिस्टम्स होते हैं. अब एक 3rd क्लास जो है उसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना. इन द सेम वे एक गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट सोलर सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. सो यूनिवर्स जो होता है सब कुछ उसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और दूसरी हेवनली बॉडीज. ठीक है, इवन इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ है. और इवन वो जो एम्प्टी स्पेस है ना जिसको कि हम कहते हैं जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे कोई सॉलिड और लिक्विड और एयर पार्टिकल नहीं है,
ठीक है, जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, सो वो भी आपके यूनिवर्स में ही इंक्लूडेड है। किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसके साइज को इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि यूनिवर्स जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे बलून है, ठीक है, अब बलून जो है वो जितनी उसमें हवा भरते जाओगे धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा। तो इन द सेम वे जैसे बलून एक्सपैंड होता है हवा भरने से, इन द सेम वे आपका यूनिवर्स भी इवेंचुअली टाइम के साथ एक्सपैंड होता जा रहा है। और जो ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ दी सेलेस्टियल बॉडीज, इसी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और वो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, जो कि इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं, यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, वो कैसे स्टडी कर पाते हैं? तो मेन इंस्ट्रूमेंट जो कि वो यूज करते हैं दैट इज द टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि डिफरेंट ग्लासेस लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऐसा लगता है आपको टेलीस्कोप से देखते हो कि जैसे वो बहुत पास है आपके, और प्लस वो ऑल्सो हेल्प करता है टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो टेलीस्कोप की मदद से जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको ईजिली स्टडी कर पाते हैं क्योंकि उन बॉडीज़ को बहुत ही पास से वो देख पाते हैं। अब मैंने बताया था ना कि एक स्कूल है और स्कूल के अंदर क्लासेस हैं, लाइक 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। तो एक यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, ठीक है। सो जो स्टार्स आप देखते हैं रात में, ठीक है, तो जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के वो बिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ग्रुप में बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं यही गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। सो अगर हम हमारे गैलेक्सी की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं, सो हमारे गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। उसमें से एक स्टार जो है वो हमारा सन भी है। और अब उस गैलेक्सी में, जैसा मैंने बताया कि 3rd क्लास, मान लो 3rd क्लास हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। अब उसमें भी मैंने क्या बताया था, डिफरेंट सेक्शंस हैं। सो इन द सेम वे हमारी गैलेक्सी के अंदर भी डिफरेंट सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो, उसके अंदर एक ही स्टार एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है सन, ठीक है। हमारे गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स हैं, बट उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एक ही स्टार है उसको हम कहते हैं सन, और अर्थ है और भी बाकी के प्लैनेट्स हैं। जो सन है और उसके अलावा 8 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। और जितने भी दूसरे स्टार्स हैं वो सब एक ही गैलेक्सी में बिलोंग करते हैं और हमारी गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आसमान में देखोगे तो वो एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी होता है, ठीक है, जिसमें कि ऐसा लगेगा जैसे बीच में बहुत बड़ा सा एक सेंटर में कुछ तो भी बहुत सारी लाइट है, ठीक है, बल्ज होता है जिसमें सेंटर में, और उसमें जो डिफरेंट ना आर्म्स होते हैं स्पाइरल के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे कोई चीज़ स्पाइरल होती है ना तो डिफरेंट आर्म्स होते हैं स्पाइरल के। सो हमारा जो सन है वो उस एक आर्म में है स्पाइरल के, ठीक है। और ये बिल्कुल रात को बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, अगर हम स्टार्स के बारे में बात करें तो जो स्टार्स होता है वो ह्यूज स्पिनिंग बॉल होता है ऑफ द हॉट ल्यूमिनस गैसेस, ओके। अब ये ह्यूज स्पिनिंग बॉल है किसका है? गैसेस का। वो गैसेस कैसी हैं? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लाइट देते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट दे रहा है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम ल्यूमिनस। सो वो जो गैसेस होती हैं वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं और हीट भी प्रोड्यूस करती हैं। अब ऐसा कैसे हो पाता है कि वो जो गैसेस हैं वो इतनी ज़्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस करती हैं जिसके कारण कि स्टार्स जो हैं वो लाइट दे पाते हैं और ट्विंकल करते हैं? सो जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। अब ये लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है स्टार्स में? सो बेसिकली जो स्टार्स होते हैं उनमें 2 मेन गैसेस होती हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, और जब 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक दूसरे के संग फ्यूज करते हैं, तो जनरल जो रिएक्शंस होती है ना, तो उन रिएक्शंस में जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट स्टार्स जो हैं वहां पर जो एटम है उसका न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होता है,
ठीक है। और क्योंकि वहां पे दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के संग फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, सो इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जहां पे न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के संग फ्यूज करते हैं, उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो वहां पे हीलियम एटम प्रोड्यूस होता है। और जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए जो स्टार्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा, जो सूरज की रोशनी होती है उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और इसीलिए वो इतनी सारी लाइट दे पाते हैं। अब आपके सन को देखा जाए तो धरती से अगर हम देखते हैं तो सूरज जो है वो हमें सबसे बड़ा स्टार दिखता है, क्योंकि बाकी सब जो है वो रात को ही दिखते हैं और वो तो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो जो सन है वो एक मीडियम साइज स्टार है। सन को स्टार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सन जो है वो भी हीट और लाइट देता है, तो इसलिए वो भी स्टार है। ठीक है। अब बहुत, क्योंकि हम अभी बताया ना, एक गैलेक्सी में ऑलमोस्ट 400 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, उसमें से एक सन है। अब जो बाकी के स्टार्स हैं वो छोटे क्यों दिखते हैं? इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जब बालकनी में खड़े होगे ना, तो जो कार है, मान लो आपके ठीक बालकनी के सामने खड़ी है, ठीक है, वो आपको बहुत बड़ी दिखेगी। अगर वही सेम कार मैं ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर दूर ले जाके खड़ी कर दूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और अगर मैं बोलूं अब बालकनी से देखो, तो वो कार आपको छोटी दिखेगी। सो इसका मतलब क्या है कि जो पास की चीजें हैं वो हमें बड़ी दिखती हैं और दूर की चीजें छोटी दिखती हैं। सो सन जो है वो हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि जो सन है वो धरती के सबसे पास है, वो स्टार। बाकी के स्टार्स जो है वो धरती से बहुत दूर है, अर्थ से हमारे बहुत दूर है, और इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं साइज में। बट एक्चुअल में अगर साइज कंपेयर करें सन का और दूसरे स्टार्स का, तो कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो कि 10 टाइम्स बड़े हैं देन द साइज ऑफ द सन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं और छोटे स्टार्स भी हैं। ओके, सो सन क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है इसीलिए वो सबसे बड़ा दिखाई देता है, और बाकी स्टार्स जो है वो पॉइंट जैसे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से ना। स्टार्स जो हैं वो हमको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं? ठीक है, अगर स्टार जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे लाइट बल्ब है, वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो भी लाइट दे रहा है। ठीक है, बट लाइट बल्ब तो हमें ऐसे ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता, बट स्टार जो है वो भी लाइट दे रहा है बट वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है। ये होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सो स्टार ट्विंकल कैसे करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका अर्थ सरफेस है। तो जब आप अर्थ सरफेस पे होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है, नियर टू द अर्थ सरफेस। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाई एट द एल्टीट्यूड्स, सो हाइट पे जाते हैं अबव द सी लेवल ऊपर की तरफ, तो वहां पर क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम डेंसर होते जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो स्टार्स हैं जब उनकी लाइट स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सो वहां पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस अकर करता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है या डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, सो वहां पर क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है जब वो एंटर करती है इनटू द एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर जो है उस डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डेंसिटीज हैं ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। सो वहां पर क्या होता है कि जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, मींस एक एंगल से बेंड होती है, और क्योंकि जितना नीचे आते जा रहे हैं वहां पे डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है एयर मॉलिक्यूल की, सो जब रेयरर से डेंसर में एंटर करती है लाइट रे, तो वहां पर जो लाइट रे है वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, क्योंकि जो लाइट है वो बेंड हो के आपकी आंखों तक पहुंच रही है, सो आपको ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। उनकी लाइट एग्जैक्टली आपके ट्यूबलाइट की जैसी होती है। ठीक है, बट क्योंकि ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन प्रोसेस विच अकर्स इन द एटमॉस्फेयर, हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कैन यू इमेजिन, एक यूनिवर्स है उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, मतलब 10 टू द पावर 11 गैलेक्सीज हैं, और उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है, और उस एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, और उस एक सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, और उस प्लैनेट पे आप एक कंट्री है, और उस कंट्री में एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है,
और वहाँ पर आप एक रह रहे हैं घर में. ओके, सो यू कांट इमेजिन हाउ वास्ट इज द यूनिवर्स. सो इतने सारे गैलेक्सी हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट 100 बिलियन स्टार्स हैं मिनिमम. ऑन एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स आर देयर इन ईच गैलेक्सीज. ओके, सो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स देखे जाए यूनिवर्स में तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻²2 स्टार्स. ओके, 10 के बाद 22 टाइम्स 0 लिखोगे उतने स्टार्स हैं. नाउ अभी हमने बात किया था ना कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं. सो लेट्स फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड द प्लैनेट्स. सो सबसे पहली चीज़ कि जो स्टार्स होते हैं वो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन अकर करता है और वो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. प्लैनेट्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके कारण वो अपनी हीट और लाइट इमिट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, जो स्टार्स होते हैं वो मेडअप होते हैं ऑफ द हॉट गैसेस. कौन सी दो गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम. जो प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक से बने होते हैं. नेक्स्ट, व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ दे ट्विंकल. तो जब भी आप धरती से स्टार को देखते हैं तो आपको लगता है जैसे वो ट्विंकल कर रहे हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. और जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, स्टार जो होते हैं वो मैसिव होते हैं साइज में, जैसे मैंने आपको बताया, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं देन द साइज ऑफ द स्टार्स. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, तो जो प्लैनेट्स होती हैं वो भी हेवनली बॉडीज होती हैं और जनरली जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं सन के. ठीक है, सो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है दैट इज वन ऑफ द स्टार्स विच इज प्रेजेंट इन अवर सोलर सिस्टम. उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है. तो ये हमको दिखते कैसे हैं? सो जैसे आपके जो टेबल है और जो सोफा है आपके कमरे में वो भी खुद लाइट नहीं दे रहा, बट फिर भी जब आप लाइट ऑन करते हो तो देख सकते हो ना. क्यों? क्योंकि जो ट्यूबलाइट की लाइट है वो उन पे फॉल करती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आंखों में आती है. सो इन द सेम वे जो सूरज की रोशनी होती है वो प्लैनेट्स पे पड़ती है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में आती है तो यू कैन सी द प्लैनेट्स. ओके, एंड ये बहुत छोटे होते हैं देन द स्टार्स. मेजरिंग द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स. ओके, अब आपको मैं पूछूं कि आप जहाँ रह रहे हो और आपका होम टाउन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप मुझे कहोगे मैम फ्यू किलोमीटर्स. ओके, मे बी 1000 किलोमीटर्स, मे बी 500 किलोमीटर्स, मे बी 100 किलोमीटर्स ओनली. सो यूजुअली जो हम मेजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज इन द किलोमीटर्स. बट जो डिस्टेंस होता है हेवनली बॉडीज का इन द स्पेस आर वेरी वेरी लार्ज. ओके, सो अब बोलोगे कि मैडम कितना लार्ज, मतलब यहाँ से अमेरिका? नहीं. ओके, यहाँ से अमेरिका जो है वो क्या मतलब इट्स लाइक ऐसा समझ लो कि 0.00001% भी दूर नहीं है. ठीक है, मतलब जो हेवनली बॉडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं एक दूसरे से. मेजरिंग दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन बी वेरी डिफिकल्ट और कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, अब जो सन है जो कि स्टार है जो कि सबसे पास है आपके अर्थ के, अगर उसका डिस्टेंस निकालोगे फ्रॉम द अर्थ सो दैट इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट स्टार जो कि सबसे पास है एक्सेप्ट अदर देन द सन, ओके, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि इतना ज्यादा दूर है. ओके, सो जो स्टार है वो फिर भी बहुत पास है. जो नेक्स्ट स्टार जो कि अर्थ के पास है अदर देन दैट सन वो इतना ज्यादा दूर है. ठीक है, तो कैलकुलेशंस करना इज वेरी डिफिकल्ट अगर हम किलोमीटर से मेजर करते हैं. सो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला और एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि क्यों ना हम जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर्स में मेजर करें, जिससे कि जो लाइट ईयर्स में अगर मेजर करेंगे तो जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो जाएगी. अब व्हाट इज दिस लाइट ईयर? ठीक है, लाइट ईयर मतलब कि वो डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल करती है इन 1 ईयर. सो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, अ लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, तो जो लाइट है वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पीड क्या है लाइट की. सो आप सबको पता है कि कोई भी स्पीड अगर निकालनी है मुझे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके, मुझे अभी क्या निकालना है, 1 लाइट ईयर क्या होता है. सो आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अब अ लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में.
ओके, सो हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड किसकी होगी? लाइट की होगी. और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रही है? वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 साल में. ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर. ओके, सो ये दिस इज 1 ईयर. सो स्पीड जो होती है लाइट की वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. और 1 साल में, क्योंकि यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें जो यूनिट है टाइम का वो सेकेंड है, सो यहां पे भी जो 1 ईयर है ड्यूरेशन वो हमें सेकेंड में लेना पड़ेगा. सो 1 साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. सो इसीलिए 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. ओके, दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू सेकेंड्स. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है लाइट के द्वारा with the speed of 3 into 10⁸ meter per second in 1 year is 9.5 into 10⁻12 किलोमीटर. सो एक साल में जो लाइट है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करती है. अब ये जो यूनिट है ये हम यूज कर सकते हैं, ओके, जस्ट टू फाइंड दैट कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो हमारा सेकेंड स्टार है जो कि अर्थ से, सन के बाद जो कि अर्थ से पास है, उसका कितना डिस्टेंस है. क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी अगर किलोमीटर्स में निकालेंगे सो इट्स अ वेरी बिग नंबर. ओके, सो अगर लाइट ईयर में निकालते हैं तो कितना होगा. सो अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर्स, सो इट इज दिस मच किलोमीटर्स. ठीक है, और जो डिस्टेंस है कवर होता है लाइट के द्वारा इन 1 ईयर इज 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स. सो अगर हमें निकालना है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो लाइट ईयर्स में, ओके, कितना डिस्टेंस कितना दूर है हमारे अर्थ से, सो उसके लिए हमें क्या करना है, दैट द डिस्टेंस of the Proxima Century in the kilometers divided by the distance the light travels in 1 year, जो कि हमने अभी निकाला. ओके, सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 4.3 लाइट ईयर्स. सो इस ढंग से हम किसी भी स्टार का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनटू द लाइट ईयर्स. सो जब लाइट ईयर्स में निकाला तो देखो आप वैल्यू कितनी छोटी हो गई. सो दैट्स वाई जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लाइट ईयर यूनिट यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेलेस्टियल बॉडीज, ना कि किलोमीटर्स, बिकॉज किलोमीटर्स में वो जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू सी कि कितना टाइम लगता है जो सनरेज हैं उसकी लाइट को अर्थ पे पहुंचने में. ओके, सो हमें टाइम निकालना है. सो टाइम की फॉर्मूला क्या होगा. सो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और स्पीड किसकी? लाइट की. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज दिस मच किलोमीटर, स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड. एंड क्योंकि ये किलोमीटर में है सो यहाँ पे भी हम किलोमीटर में ही लेंगे. सो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत जरूरी है कि जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए. ओके, सो यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा जब इसको आप फाइनल आंसर निकालेंगे कैलकुलेशन के बाद. सो दिस इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स, एंड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स सो इट विल कम टू 8.3 मिनट्स. सो हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है उसको धरती पर आने में 8.3 लाइट मिनट्स का टाइम लगता है. सो सोचो आप कि सूरज जो है उसकी रोशनी केवल 8.3 लाइट मिनट्स में आ जाती है, और जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है आफ्टर द सन उसकी लाइट को धरती पे पहुंचने में 4.3 लाइट ईयर्स लग जाते हैं. सो इसका मतलब ये है कि आज जो लाइट रे वहां से प्रॉक्सिमा स्टार से निकला है वो धरती पर 4 साल 3 महीने के बाद आएगा. ठीक है, सो मतलब आज जो आप लाइट रे देख रहे हो वो प्रॉक्सिमा स्टार की 4 साल 3 महीने पहले की लाइट रे है जो कि धरती पर आज पहुंची है. सो इट्स ऑलमोस्ट 4.3 ईयर एगो वाली जो लाइट रेज हैं वो आज धरती पर पहुंचती हैं. इतना दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी इशू है इस टॉपिक के बारे में सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.